नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे और आपकी राय और उनकी राय भी हमको मिल सके। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के शक्तिशाली देश भारत के झंडे तले, भारत का तिरंगा इस समय लहरा रहा है। पूरी दुनिया में उसकी गूंज है, क्योंकि आतंकवाद से सबसे बड़ी लड़ाई भारत लड़ता रहा है और उसमें भी उस आतंकवाद पे जिस पाकिस्तान को चीन की हमेशा मदद मिलती रही है। चीन भारत के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहा है, सीमा पर भी उसने एक तरह से समझौता किया हुआ है और विवाद की बात नहीं, तात्कालिक जो पिछले सालों में कुछ आई थी घुसपैठ की घटनाएं, उसके बाद पाकिस्तान जिस तरह से घिरा है और झंडे तले क्यों? इसलिए कि दुनिया के आप समझिए 28 देश, उनके सुरक्षा के प्रमुख और विभिन्न एजेंसियों के, इंटेलिजेंस के, उनमें कौन? अमेरिकन इंटेलिजेंस की प्रमुख तुलसी गेबार्ड। आप देखिए, ऐसा नहीं है, ब्रिटेन के MI5 के चीफ तो हैं ही, लेकिन उसके साथ उनके सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल। आप देखिए कि ब्रिटेन और अमेरिका उसी तरफ लोग निगाह रखते हैं। और ऐसा नहीं है, यूरोप के देशों के तो है ही, मैं इसलिए सब देशों के नाम नहीं गिना रहा हूं, मैं उन देशों को गिना रहा हूं, फ्रांस के हैं जिनके साथ हमारे संबंध हैं। उन सब ऐसे सब देशों के, यूरोप के, जर्मनी के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, और इस तरह से उन्होंने सबसे पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस की प्रमुख तुलसी गेबार्ड ने भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से लंबी मुलाकात की है और उनके साथ मैंने बैठक शुरू होने से पहले ही आगे के मुद्दे आतंकवाद से लड़ने के लिए, ये बात ठीक है कि रायसीना डायलॉग के नाम से जो होने वाला है सम्मेलन, उसमें सब लोग शामिल होंगे। 2 दिन का सम्मेलन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री तो आतंकवाद के खिलाफ और सारे देशों में हिंद महासागर, प्रशांत क्षेत्र, समुद्री हो, वायु हो, किसी भी मार्ग से और शांति से कैसे लड़ा जाए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, लेकिन भारत को लड़ना है और भारत को लड़ने के लिए जो देश बहुत देर से समझ पाए, 9/11 के बाद, जिसका जिक्र भारत के प्रधानमंत्री ने कल भी जो लंबा इंटरव्यू दिया, और वो भी अमेरिकन को दिया जो मीडिया कर्मी नहीं है, वो पॉडकास्ट चलाते हैं, और उसके बाद भी उन्होंने उनसे लंबी 2-2.5 घंटे का बातचीत की और उसमें भी इस पर जोर दिया कि हम 9/11 जानते हैं कि 9/11 के बाद अमेरिका को समझ में आया कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का ही, जिसने पूरा षड्यंत्र किया, जिसने भारत के मुंबई हमला, जो आतंकवादी जो हमला किया ताज होटल पर, उन सब के लिए कौन जिम्मेदार था? वही पाकिस्तान। और इसलिए पाकिस्तान खुद भी घिरा हुआ है। अब एक और बात पर ध्यान दीजिए, जिस समय सम्मेलन हो रहा है उससे एक दिन पहले पाकिस्तान में भी आंतरिक ऐसा गृहयुद्ध जैसी स्थिति है। बलूचिस्तान के जो लड़ाकू हैं, जो पाकिस्तान के तानाशाही से लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान को अलग मांग करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले दुनिया में जैसे कहते हैं कि वर्षों बाद को ये कह सकते हैं कि दशकों बाद, जैसे होता है ना 100 साल बाद जैसे घटना होती, वैसे ही उन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया था। 200-250 लोग, उसमें कितने मारे गए उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, कुछ उन्होंने छोड़ दिया मासूम बच्चों को, लेकिन बड़े पैमाने पर। और उसके बाद कल 90 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। और वहीं देखिए आंतरिक वहां संघर्ष कैसे चल रहा है, इस बात की पुष्टि होती है। वो कुछ भी कहे, उसके ही आतंकवादी आपस में भी लड़ रहे हैं। और इसीलिए हाफिज सईद भारत में तो बड़ा ही कुख्यात, सारी दुनिया में भी है, उसका आतंकवादी में उसका नाम भारत बार बार बताता रहा है, इंटरपोल के पास, अमेरिका के पास, रूस के पास, चीन के पास, सबको भाई ये हाफिज सईद है जो षड्यंत्र भारत को आतंकवादियों को भेजने का काम करता है। तो उसका जो दायां हाथ अबू कताल
नाम तो वो कई रखते लेते हैं, और पुंछ राजौरी क्षेत्र में जो आतंकवादी हमले कराता था उसकी हत्या भी झेलम के उस इलाके में कहीं कर दी गई। अब किसने की है तो वो जाने। पाकिस्तान तो आईएसआई तो बड़ा ही सक्रिय, भारत के खिलाफ तो बड़ा सक्रिय रहता है। अपने देश में चाहे उसके हाफिज सईद को हो सकता है उसने छुपा करके अपने सैनिकों की गोदी में फिर उसको छुपा के रखा हो, बल्कि उसके बारे में रिपोर्ट थी कि वो घायल भी हुआ है। लेकिन जैसे ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तानी सेना के शिविर में छुपा करके रखा गया था, कैंटोनमेंट वहां का जो एरिया है उस तरह से, उसी तरह से हाफिज सईद को भी बार बार कहीं न कहीं छुपाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन उसका दायां हाथ मारा गया उनके अपने ही लोगों द्वारा। कह दो भारत भाई आतंकवादी मारा जाएगा तो उसमें आप कह दो भारत ने मारा, पाकिस्तान अमेरिका ने मारा, जो ओसामा बिन लादेन का तो अमेरिका ने स्वीकार कर लिया था। अब आप कह दीजिए भाई सीआईए ने, अमेरिका ने मारा, ट्रंप आ गए, तो वो जाने। ट्रंप के पास आप भीख मांगने जाते ही हैं वहां के प्रधानमंत्री बाकायदा, वो नाम दिखाते तो कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान में तो सेना चला रही है। तो आज इस बात पर जोर देखिए, कई बार डिप्लोमेटिक चर्चाओं में तो कहते हैं भाई हम न्यूजीलैंड के साथ, अब न्यूजीलैंड के तो प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं, और उन्होंने भी भारत के साथ जिस तरह से संबंधों की बात की है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की, और जिस तरह से उनका ये मानना है कि भारत के साथ हमारे संबंध होने से ही पूरे प्रशांत महासागर कहें, हिंद महासागर कहें, इस समुद्री, क्योंकि वही सबसे बड़ी, कई बार ऐसे दूरगामी जो परिणाम होते हैं उसमें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जापान हो, ये सब चीन के भी आतंक से प्रभावित रहते हैं। रास्ता इनका बंद कर देंगे तो दुनिया का व्यापार बंद होगा, आर्थिक संबंध बंद होंगे, वहां पर लाले पड़ जाएंगे, आर्थिक संकट और गंभीर हो जाएगा। तो अमेरिका, ब्रिटेन, उसके सुरक्षा सलाहकार, उनकी सुरक्षा एजेंसियों के, MI5 के भी बताया जाता है, MI5 के बगैर MI6 भी हो गई है एजेंसी ब्रिटेन की, जो उसी तरह का काम करती है जो CIA करती है, या यदि आप ये कहें KGB करती है। भारत में भी रिसर्च विंग हमारा भारत में भी रहा है, जो विदेशों में भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र होते हैं उसकी जानकारी गुप्त सेवा के तहत रहा करता है। इसमें भी कोई छुपा हुए तथ्य नहीं, वो तो करते हैं। लेकिन राह के आदमी कहीं जाकर हमला षड्यंत्र ऐसा नहीं करते वो नुकसान करें, वो तो केवल आपसी जानकारियां कहीं उनके हित में भी यदि कुछ होती है तो प्राप्त करते हैं। भारत को खिलाफ यदि कोई षड्यंत्र हो रहा है जिससे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन कहीं भी कोई प्रभावित होता है। और इस बैठक में दिलचस्प बात यह है कि कनाडा में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो कनाडा के भी जो सुरक्षा सलाहकार है वो भी आए हैं। तो इस बैठक में महत्वपूर्ण कौन हो गए आप ही देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इस दृष्टि से इन सब देशों के, और इस तरह से कुल मिलाकर के 28 देशों के विभिन्न सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, और पर्यावरण से जुड़े हुए भी, चूंकि आप सुरक्षा तो समुद्र करना हो या वायु मार्ग पे कुछ करना हो या अंतरिक्ष में कुछ करना हो, तो टेक्निकलिटीज के विषय अपनी जगह हैं। कंप्यूटर से साइबर जो हमले होते हैं उसमें तो आपका सारा जो वायु का रास्ता बंद हो सकता है, आपका हवाई जहाज, पानी के रास्ते के सब बंद हो सकते हैं, चूंकि सारा सब कुछ तो संचार माध्यमों से होता है। उन मुद्दों पर ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, और उसके सहयोग बने उस भारत सरकार का विदेश मंत्रालय पूरी तरह से इस तरह के सम्मेलनों को आयोजित करने को प्रोत्साहित करता रहा है। और ये 2022 से 2020 से हो रही है, और इसलिए ये इसको आप समझिए चौथी पांचवी बैठक है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि भारत ही अग्रणी हो रहा है। इसलिए मैंने कहा, यदि मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व शांति के लिए सब सुरक्षा के सलाहकार उनके अंडर में आ गए तो कई लोगों को कष्ट होगा। ये तो सही है, भारत का नाम ले, भारत का प्रधानमंत्री ही तो भारत की बात करेगा। कोई प्रतिपक्ष का राहुल गांधी तो जाकर कहेंगे कि नहीं नहीं घुस गया है वो तो 10,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, कोई आ गया, कोई कहीं चला गया, जिनको जानकारी नहीं हो, शायद ये भी कारण होता हो। लेकिन और सबको मनाना, सबको भारत की ऐसी स्थिति लाना, ये तो हाल के वर्षों में शुरू हुआ ना, ये तो 4 वर्षों की बात है, चौथी बैठक है। इस दृष्टि से 2020 के बाद से जो सिलसिला भारत ने शुरू किया, उन सब के सुरक्षा के और इंटेलिजेंस के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा के सलाहकार, विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी, संचार माध्यमों के लिए या और किसी जो इन सब सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण
विषय हो सकते हैं, उसके विशेषज्ञों को बुला करके ये बैठक की जाती है। और ऐसे सम्मेलन को आप बैठक भी कह सकते हैं, सम्मेलन भी कह सकते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे भी बहुत बात होती है। इसलिए मैंने उस बात पर ध्यान दिलाया कि आतंकवाद से लड़ने का मुद्दा, आप और चाहे डिप्लोमेटिक बातचीत संबंध अच्छे होंगे, न्यूजीलैंड के साथ बड़ा सहयोग बढ़ेगा, हम वो उनको भी सहयोग चाहिए, हमें भी सहयोग चाहिए, हम तो सबके साथ शांति और सद्भावना का संदेश तो देते ही हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह लगातार जो अभियान चला रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, चाहे नक्सल के खिलाफ चला रहे हों या पाकिस्तान से आईएसआई जिसको कह सकते हैं आप वो करता है, या इस्लामी आतंकवाद के नाम पर दुनिया में जो बिखरे हुए उन्हीं को धर्म के नाम पर जिसको धोखा दे करके लोगों को बरगला करके ड्रग्स का, इन सुरक्षा सलाहकार इंटेलिजेंस के साथ एक विषय सबसे गंभीर है, चूंकि पाकिस्तान और तालिबान से जुड़ा हुआ जो पहले क्षेत्र रहा है, अफगानिस्तान में भी चूंकि सबसे बड़े पैमाने पर अफीम का उत्पादन होता है या ड्रग्स की जो सबसे बड़ा धंधा था, हथियारों का धंधा था, और जो मनी लॉन्ड्रिंग जिसमें भारत के कई मामले हैं। अब नेता भी कई चिंतित होने लगेंगे कि अरे इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भारतीय मुल्क नाम तो यदि आप तुलसी नाम यदि है, ठीक है, वो अमेरिकन है, अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए ही नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख है। इतना विश्वास है कि भारतीय हैं, लेकिन वो अमेरिका के भारतीय मूल की हैं, लेकिन वो अमेरिका की नागरिक है, अमेरिका के ही लिए प्रतिबद्ध है, उनके रक्षा के लिए काम करेंगी, उनके लिए गुप्त सेवा का काम कर रही है, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके पहले भी अमेरिका के जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो भी भारत आ चुके हैं। ऐसा नहीं, पिछले महीने में जनवरी में उनका आना हुआ था, जैक सुलिवान। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। जहां ट्रंप के चुनाव के बाद ही वो खुद भी भारत किसी बैठक के नाम पर आए, लेकिन उन्होंने भी विचार विमर्श कर चुके हैं वो भारत के सुरक्षा सलाहकार से। और इससे भी बड़ी बात है, उपराष्ट्रपति देखिए जेडी वेंस, जिनको आपने देखा अभी जिस तरह से थोड़ा तीखा हुआ था यूक्रेन वाले मामले में, लेकिन जब जेलेंस्की ने यह कह दिया कि आपको भी ऐसे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं जो यूक्रेन भुगत रहा है, तो एकदम बातचीत को तोड़ दिया खुद वेंस और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, यदि ये धमकी देते हो कि हम भी ऐसा भुगतेंगे तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अब ठीक है कि अब तो समझौते के आसार बन रहे हो, इसीलिए इन सुरक्षा सलाहकारों से बात करके, जो प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ भी उनका संवाद है, पुतिन के साथ, रूसी राष्ट्रपति के साथ भी उनका सीधा संवाद है। अब ट्रंप भी बातचीत करने वाले हैं, उम्मीद है कि मंगलवार को ही वो पुतिन से बात करके, क्योंकि युद्ध विराम के लिए अब तो यूक्रेन तैयार है। ऐसी स्थिति में जो भी अंतिम, बार बार थोड़ी गोलाबारी अभी चल रही है और तैयार हो चुके हैं, लेकिन जब तक समझौता नहीं होता, और उसीलिए भारत कोई सामने आकर के ये सब मध्यस्थता करे, इसको आप कह सकते हैं कि बीच में आप कहें नहीं हम ही पार्टी है, नहीं, हम कहते हैं शांति रखिए। आप जो बड़े देश है आपस में कहते हैं अपने को जो समझते हैं महाशक्ति, तो वो करे, लेकिन हम तो शांति की बात करते हैं। इसलिए भारत भी अपने संदेश जो रूसी राष्ट्रपति को कह चुका है कि भाई युद्ध रास्ता नहीं है, आप शांति की तरफ जाइए। अमेरिका को ट्रंप से भी, ट्रंप तो कह ही रहे हैं कि भाई सीज फायर करो, तभी आगे हम मदद करेंगे यूक्रेन को। और वो इजराइल भी, आप देखिए गाजा की अब खबरें नहीं आ रही हैं, इजराइल को भी एक तरह से कुछ तो कुछ शांत हुआ है, वहां भी स्थिति गाजा में बहुत अच्छी नियंत्रण में आ रही है, शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दुनिया की शांति भारत के तिरंगे में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर के नेतृत्व में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका भारत की संसद, भारत की सरकार का विश्वास और भारत की 140 करोड़ जनता का जो समर्थन है, वो शक्ति अब दुनिया समझ रही है। शांति के लिए, विकास के लिए और आतंकवाद से लड़ने की लड़ाई में अब भारत में झंडा इस तरह से बुलंद हो गया है कि पाकिस्तान के लिए ये संकेत है कि आने वाले दिन, आने वाले महीने उसके लिए और भी वो आंतरिक उनके कलह से मारे जाएं, या यदि भारत की तरफ उसने कोई हरकत की, आतंकवादी घटनाओं को आगे बढ़ाया, तो उसका नतीजा उसे क्या भुगतना पड़ेगा, ये दुनिया उसको दिखा रही है। HSI में हम विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर उनसे भी सब्सक्राइब करने का आग्रह करें। और आपके और उनके कमेंट्स हमें मिले तो स्वागत है, हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी आगे बातचीत कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।